हम पिछले पीरियड में डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन। हम उसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी और टफर प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो इस पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो इसके जैसी ही एक और प्रॉब्लम है, ये सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप प्रॉब्लम्स में आप आइए। टाइप 1 पेज नंबर 9, टाइप 1 पेज नंबर 9, दैट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 10 है। प्रॉब्लम नंबर 10 है ये। टू न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली, मैं प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO3, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज। हमारे पास दिया हुआ है टू न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करनी है 20 ml of 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO3। तो वॉल्यूम हमें किसका चाहिए? द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज हमें फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 10 है पेज नंबर 9 के ऊपर। फिर से प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, थोड़ी सी उसमें वेरिएशन करी गई है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बैलेंस नहीं कर रही, सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि जिन एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया गया है, इवन आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द प्रोडक्ट, कि H3PO3 का हमारे पास क्या दिया हुआ है? H3PO3 हमें दिया हुआ है 20 ml और ये 0.1 मोलर है, और KOH हमें दिया हुआ है 0.1 मोलर, और इसका कितना वॉल्यूम हमें चाहिए सो दैट दिस एसिड कैन बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। तो जैसे ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जितने नंबर ऑफ इक्वलेंस ऑफ एसिड हैं रिएक्ट करेंगे, उतने नंबर ऑफ इक्वलेंस उसके अंदर बेस के ऐड करने चाहिए। जितना इक्वलेंस एसिड का प्रेजेंट होगा उतना ही इक्वलेंस आप बेस का ऐड करेंगे, तभी वो पूरी तरह से क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, उतना ही आप ऐड करेंगे। अब एसिड के इक्वलेंस कैसे आएंगे? यहाँ पे हमें एसिड की मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, H3PO3 सॉल्यूशन की। उसकी मोलैरिटी हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, तो हमारे पास उसके मोल आ जाएंगे। तो मोल हमारे पास कैसे आ गए? मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻3, जिसे हम 2 इंटू 10⁻⁻3 मोल लिख सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे चाहिए इक्वलेंस, तो इस मोल को इक्वलेंस में कैसे कन्वर्ट करें? तो नंबर ऑफ इक्वलेंस इज इक्वल टू मोल इंटू दी एन फैक्टर, जिसे हम बेसिसिटी ऑफ एन एसिड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3, और इसका एन फैक्टर मैंने तुम्हें बताया था, H3PO3 का एन फैक्टर कितना होता है? मैक्सिमम 2। अगर ये H3PO4 होता तो ये 3 था। यही बस इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻3 हमारे पास इक्वलेंस आ गए एसिड के। ये हमने यहाँ पे लिख दिए 4 इंटू 10⁻⁻3, ये इक्वलेंस आ गया। अब हमारे पास बचा कि हमें इतने इक्वलेंस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उतना ही इक्वलेंस बेस का क्या करना है? ऐड करना है। उतने ही इक्वलेंस सॉल्यूट के होने चाहिए बेस के, ठीक है ये चीज़। अब हम बात करेंगे, ये एसिड की बात करी, इसके ऊपर KOH सॉल्यूशन की बात करते हैं। KOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, मोल नहीं पता है, वॉल्यूम नहीं पता है, तो हमने पहले इसके मोल निकाले वॉल्यूम के टर्म में। मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम V लीटर ले लिया, इतना मोल हमने उसका ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मोल हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ये मोल के बराबर आ गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इक्वलेंस किसके बराबर आएंगे? मोल इंटू एन फैक्टर, और KOH का एन फैक्टर कितना होगा? 1, क्योंकि ये एक ही मोल OH आयन दे सकता है। तो इसके 0.1V एन फैक्टर 1, तो इसका मतलब इसका इक्वलेंस इतना ही होना चाहिए 0.1V, जो कि उस एसिड के इक्वलेंस को क्या कर सके? न्यूट्रलाइज्ड।
तो इक्विवेलेंस KOH के हमारे पास आ गए कितने 0.1 V के टर्म में आ गए। इतने इक्विवेलेंस एसिड को ऐड करने के लिए कितना वॉल्यूम हम लें कि इसके इक्विवेलेंस के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। उतना ही इक्विवेलेंस बेस का ऐड करना है जो इस एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज्ड। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, दैट कम्स आउट टू बी 4 × 10⁻³ बाय 0.1, सो दिस इज 4 × 10⁻² लीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया 0.04 लीटर, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, दैट इज 40 ml सॉरी, दैट इज हम इसे क्या कह सकते हैं 40 ml, जो कि आप चेक कर लीजिए। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका 40 ml। देखिए यहाँ पे फंडामेंटली जब शुरू में ही लिखा है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना है बाय बेस, तो उतना ही इक्विवेलेंस बेस का ऐड करिए जितने की इक्विवेलेंस उसके अंदर एसिड के प्रेजेंट है। तो जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है KOH की, उसका कितना वॉल्यूम ले, सो दैट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एसिड जब आप उसे मिक्स करें तो वो उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसके ऊपर थोड़ी और हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं। इसी पेज पे 9 पे ही प्रॉब्लम नंबर 15 दी हुई है। पेज नंबर 9 पे प्रॉब्लम नंबर 15, पेज 9 पे प्रॉब्लम नंबर 15 दी गई है। मैं इसको रब कर दिया है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई, वेरी इजी टू अप्लाई। अगर एसिड बेस से पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड है तो आप उतना ही एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें जो एक दूसरे को पूरी तरह से कंज्यूम कर ले। तो पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 15 मैं रीड कर रही हूँ पहले। अब हमारे पास दिया हुआ है 0.7 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट .XH2O, मतलब हाइड्रेटेड है ये सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। वॉल्यूम was made to 100 ml. 20 ml of this solution required 19.8 ml of n/10 HCl. For complete neutralization, the value of X is, ध्यान से पढ़ें, 0.7 ग्राम सैंपल है सोडियम कार्बोनेट का, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का। इसको हमने जब डिज़ोल्व करा वाटर में, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन गया और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। एक स्टेटमेंट, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर 19.8 ml ऑफ n/10 HCl। 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए, 19.8 ml ऑफ n/10। अब उसने ये नहीं लिखा कि 100 ml को न्यूट्रलाइज, अब लिखा है कि 100 में से 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये HCl लगा है। तो हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा डाटा बड़ा है तो इसलिए इसको हम एक ब्रीफ में लिख लेंगे, जैसे हम शुरू में हमेशा लिख देते हैं कि H3PO4 को KOH ने न्यूट्रलाइज करा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हम ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा मोटिव होता है एक जिस्ट लिख लेना, बैलेंस करना नहीं। तो हमारे पास है Na2CO3.XH2O, ये सॉलिड है जो 0.7 ग्राम है, जिसको हमने पानी में डाला, एक्वस हो गया। तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं एक्वस, ठीक है। जब 0.7 ग्राम इसके पानी में डाला तो रिजल्टेंट वॉल्यूम इसका सॉल्यूशन का कितना हो चुका है, 100 ml हो गया है। इसमें से हमने 20 ml को लिया, 100 ml सॉल्यूशन में से 20 ml लिया और उसको हमने 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl लिया। और HCl हमने कितना लिया, हमने 19.8 ml
और n/10 जिसकी नॉर्मेलिटी है। 19.8 ml लगा और n/10, और हमारा एम है फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज x? ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को कि इस बेस को जब हमने 0.7 ग्राम इस बेस का हाइड्रेटेड सॉलिड का पानी में डाला गया और रिजल्टेंट वॉल्यूम सॉल्यूशन का जब पानी में डाला, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन बना 100 ml। उस पूरे 100 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज नहीं करा गया, उसमें से 20 ml उस सॉल्यूशन को लिया गया। तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एसिड लगा। तो अब हमें बतानी है कि x की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर 20 ml बेसिक सॉल्यूशन। फॉर 20 ml सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रलाइज हुआ 20 ml, जितने भी नंबर ऑफ इक्वलेंट्स Na2CO3 के हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वलेंट्स किसके होंगे? HCl के, क्योंकि 20 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करा गया। तो HCl के इक्वलेंट्स कितने हैं? HCl की नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम है। फिर से साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए, HCl की इसकी नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? इसके इक्वलेंट्स सॉल्यूट के कितने हैं, दैट इज HCl। तो नॉर्मेलिटी n/10 लिखी गई है। n/10 का मतलब कितना हो गया? 1/10, दैट इज 0.1। ठीक है, और वॉल्यूम इसका कितना हुआ? 19.8 इंटू 10⁻³ ml में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करा। तो ये इक्वलेंट्स सोडियम कार्बोनेट के आ गए। मैंने .XH2O क्यों नहीं लिखा? जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, सॉलिड होता है, ये वाटर में मिल जाता है डिसॉल्व करने पे। तो हम जब टाइट्रेशन करवाते हैं या एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं तो एक्वस में करवाते हैं। ये इतना सॉलिड उसमें ऐड करा था तो फिर ये एक्वस बन गया। जब एक्वस बनेगा तो ये जो वाटर है ये उसमें चला जाएगा। मैंने यहाँ पे 0.7 ग्राम इसका साथ में स्पेसिफाई करा है, और ये आप इस तरह से सोच सकते हो कि प्लस एक्वस जब इसके अंदर आ गया है, पानी आ गया है, तो इन दोनों को मिला के टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना बन जाएगा? 100 ml। अब जितने नंबर ऑफ इक्वलेंट्स HCl के हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वलेंट्स किसके लगे? Na2CO3 के, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो नंबर ऑफ इक्वलेंट्स हमारे पास Na2CO3 के आ गए। पर ये ध्यान रखें, ये जो इक्वलेंट्स H2SO4 सोडियम कार्बोनेट के आए हैं ये 20 ml के लिए आए हैं, पर ये टोटल सॉल्यूशन जो था वो सॉल्यूट पूरे 100 ml के अंदर था। तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना एसिड लगा। तो अब हम बात करेंगे फॉर 100 ml कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया होता तो उसके अंदर जो सोडियम कार्बोनेट होता उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl हमारा कितना लगता। तो ये जो डाटा हमारा HCl का दिया हुआ है ये 100 ml का मान लीजिए एक शुगर सॉल्यूशन है। 100 में से आधा ग्लास आपने दूसरे में डाल दिया तो वो आधे ग्लास में जितनी शुगर है वो ही आएगी। तो 100 ml में ज़्यादा थी, आपने उसको उल्टा के आधा ml 20 ले लिया। आप ऐसे सोचें कि इस तरह से ये 100 ml का सॉल्यूशन था, इसमें से आपने 20 ml निकाल लिया। इस 20 ml के अंदर जितना बेस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ये HCl डाला है। तो 100 ml के अंदर ज़्यादा बेस था, उसमें से सिर्फ 20 को न्यूट्रलाइज करा है हमने। तो अगर हमें 20 को पता चल गया है कि 20 के अंदर जितना बेस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना एसिड लगता है, तो 100 के अंदर जो बेस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड से आप कर लेंगे। दैट इज नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3 इन 100 ml कितना हो जाएगा? दैट इज 0.1 इंटू, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा 1.98 इंटू 10⁻³ इंटू 100/20। अगर नहीं समझ आया मैं फिर से यूनिटरी मेथड से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर 20 ml एसिड रिक्वायर्ड इज 1.98 इंटू 10⁻³ इक्वलेंट्स लगे। 20 ml Na2CO3 के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने इक्वलेंट्स HCl के लगे। तो अगर हमने ये 100 ml का सॉल्यूशन लिया होता तो कितना होता?
तो आप यूनिटरी मेथड से देखिए 1.98 इंटू 10⁻³ इंटू 100 अपॉन 20, उसका 5 टाइम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सोडियम कार्बोनेट के 100 ml के अंदर हमारे पास आ गए, दैट इज 1.98 इंटू 10⁻³ इंटू 5। तो इतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सोडियम कार्बोनेट का था उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ गए हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के। जब इक्विवेलेंस आ गए हैं तो अब यहाँ से हम मोल भी निकाल लेते हैं, मोल इनटू इट्स एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है 2, विच इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10⁻³ इंटू 5। फिर से देखिए हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करा, हमने अप्लाई करा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को मोल इनटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, मोल इनटू एन फैक्टर। ये मैं हटा रही हूँ, ये चीज़ आपको समझाने के लिए बताई थी कि 100 ml का एक सॉल्यूशन था, उसमें से 20 ml निकाला गया है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस को मोल इनटू एन फैक्टर लिख दिया, तो यहाँ से हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास मोल आ जाते हैं, हमारे पास मोल आ गए Na2CO3 के, जो कि किसके बराबर आ गए 1.98 इंटू 10⁻³ इंटू 5/2। यही मोल बेसिकली किसका होगा, इस हाइड्रेटेड सॉलिड का होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोल ऑफ Na2CO3.XH2O एडेड जो थे वो हमारे पास इंटू 10⁻³ इंटू 5/2 इसके बराबर आ गए। देखिए मैं क्वेश्चन को रब नहीं कर रही हूँ, सो दैट कि आपको पूरा सीक्वेंस आपके दिमाग में रहे। जब हमारे पास मोल आ चुके हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इसका कितना है 0.7 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालने के लिए इसका मोलर मास प्लस इसका मोलर मास एडअप हो जाएगा, इसका मोलर मास 106 आएगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 18x, विच इज इक्वल टू 1.98 इंटू, इसको थोड़ा हमें हटाना पड़ेगा, ये यहाँ शिफ्ट कर देते हैं फॉर 20 ml। दोबारा से प्रॉब्लम को रिवाइज करेंगे, इंटू 10⁻³ इंटू 5/2। तो अब हम इसे सॉल्व फॉर क्या कर लेंगे x के लिए। देखिए अब इसको और x को अब आप सॉल्व करेंगे, दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी चेक करिए, वैल्यू 2 के करीब आ जाएगी। ध्यान से देखिए यहाँ पे शुरू में क्या दिया हुआ था कि 0.7 ग्राम इसके थे, इसको हमने वाटर में डाला, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना बन गया 100 ml। उस 100 ml में से 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एसिड लगा 19.8 ml n/10। तो 20 ml के लिए सबसे पहले हमने बात करी कि जितना इक्विवेलेंस उस बेस का है उतने एसिड के लगे, तो बेस के इक्विवेलेंस आ गए हमारे पास। पर ये जो इक्विवेलेंस बेस के आए हैं वो हमारे 20 ml के लिए, हमें पर बात करनी थी 100 ml के लिए। तो हमने ये बात करी कि 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर इतना एसिड डालना पड़ता है तो 100 ml के लिए कितना होगा, उसका 5 टाइम्स 100/20 कर दिया हमने एसिड के इक्विवेलेंस को। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हमारे पास बेस के आ गए। बेस के इक्विवेलेंस को हमने मोल इनटू एन फैक्टर से मोल में कन्वर्ट कर लिया, और मोल से हमारे पास उस हाइड्रेटेड सॉलिड के मोल आ गए। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व फॉर x कर लिया। इट्स वन टाइप ऑफ टिपिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज बीन आस्क्ड ऑन दिस कंसेप्ट। आई एम डिस्कसिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर है। So I am discussing now next concept, next type, not concept, next type of problem.
जो इसके ऊपर पूछी जाती है, जो कि बच्चों को जनरली दिक्कत आती है इस एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जितने इक्विवेलेंस एसिड के रिएक्ट होंगे उतने ही इक्विवेलेंस बेस के रिएक्ट होंगे। सो आई एम डिस्कसिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज पेज नंबर 9, द प्रॉब्लम नंबर 11। पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 11। 5.3 ग्राम ऑफ M2CO3 मेटल कार्बोनेट है। It is dissolved in 150 ml of 1 normal HCl. Unused acid required 100 ml of 0.5 normal NaOH. Hence equivalent weight of M is, देखिए अब 5.3 ग्राम मेटल कार्बोनेट के हैं जिसको हमने डिज़ोल्व करा है 150 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl में डिज़ोल्व करा है, और अनयूज्ड एसिड के लिए 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH चाहिए। तो हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मेटल कार्बोनेट है जिसका 5.3 ग्राम है, और इसको हमने डिज़ोल्व करा है एक एसिड सॉल्यूशन में, HCl में। मैंने एरो के ऊपर लिख दिया इसको कि एसिड सॉल्यूशन है, जो कि कितना है 150 ml है और 1 नॉर्मल है। HCl कितना है 150 ml है एंड 1 नॉर्मल है। उसके बाद लिखा है कि जो भी अनयूज्ड एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्दर हमें बेस की ज़रूरत पड़ी, और वो बेस था 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल। हमारा एम है इक्विवेलेंट वेट ऑफ M फाइंड आउट करना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M फाइंड आउट करना, ये हमारा एम है। इसमें एक प्रॉपर्टी भी लगेगी जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर ये डाटा नहीं लिखा होता, ये आगे वाला डाटा, तो हम यहाँ पे कहते जितने इक्विवेलेंस एसिड के हैं उतने इक्विवेलेंस बेस। ये मेटल कार्बोनेट बिल्कुल वैसे ही सोचो जैसे Na2CO3 है का एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन इनके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो ये एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। पर उसने ये लिखा है कि जो भी एसिड है उसने इसमें जब ऐड करा, उसने ये नहीं लिखा कि इसने इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया। उसने कहा कि आगे जो अनयूज्ड एसिड बचा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से ये NaOH डालना पड़ा। इससे हमें ये पता चला कि ये एसिड हमने एक्सेस में डाला है, ये पूरा इससे रिएक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है ये चीज़। तो हम यहाँ पे जब लिखते हैं, ये यहाँ पे ये लिखते हैं जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बेस के रिएक्ट हुए उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस HCl के रिएक्ट हुए, रिएक्टेड हमें चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए, ये स्टेटमेंट को देखिए, अगर इक्विवेलेंस पता चल जाएंगे मेटल कार्बोनेट के, तो उससे हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर मेरे पास इक्विवेलेंस मेटल कार्बोनेट के आ जाते हैं तो हम उस केस में गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और गिवन मास उसका कितना है 5.3 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास उसका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिखने का मतलब है कि इक्विवेलेंट मास पूरे मेटल कार्बोनेट का है, पर इक्विवेलेंट मास को आप ऐसे भी लिख सकते हो पूरे मॉलिक्यूल को कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब अगर आपने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है तो कार्बोनेट का पता होना चाहिए। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, देखिए अब आप इक्विवेलेंट मास जो कार्बोनेट आयन का होगा वो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इसके ऊपर जितना चार्ज है वैलेंसी, और इसका मोलर मास जो हमारे पास आ जाएगा, एटॉमिक मास इसका 12 है, इसका 48 है, 60/2 दैट कम आउट टू बी 30। तो यहाँ पे हमारे पास इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 30। फिर से देखिए यहाँ पे ये इक्विवेलेंट मास कार्बोनेट का। तो हमारा पर्पस यहाँ से सॉल्व होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मेटल कार्बोनेट के आएंगे उससे हमें गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास है, और इक्विवेलेंस मास मेटल कार्बोनेट का किसके बराबर है, मेटल प्लस
कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मास के सम के बराबर। मेटल का इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड आउट करना है, कार्बोनेट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलर मास बाय 2, उसके ऊपर जितना चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करा और फिर जो अनयूज्ड एसिड है उसको आगे टाइट्रेट कराना पड़ा। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, मेटल कार्बोनेट के उतने ही इक्विवेलेंस होंगे जितने इक्विवेलेंस एसिड के रिएक्ट किए होंगे। अगर मुझे इक्विवेलेंस एसिड के रिएक्टेड पता चल जाएं, तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ द मेटल कार्बोनेट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड के रिएक्टेड हम कैसे निकालें? अगर इस टोटल इक्विवेलेंस ऑफ HCl में से अनयूज्ड HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो है और अनयूज्ड एसिड जो है उसको माइनस कर दें तो वो बाकी एसिड कहाँ गया, रिएक्ट करा। अगर ये हमने ज़्यादा डाल दिया है, ज़्यादा में से कुछ रिएक्ट कर गया, कुछ बचा रह गया, तो टोटल इक्विवेलेंस में से अगर हम अनरिएक्टेड या अनयूज्ड के माइनस कर दें तो बाकी एसिड किसके कहाँ गया, रिएक्ट हुआ। और वो रिएक्ट किससे हुआ, मेटल कार्बोनेट से हुआ। तो टोटल इक्विवेलेंस एसिड के यहाँ पे कितने हैं, देखो उसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर नॉर्मेलिटी हो, वॉल्यूम दिया हो तो इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी 1 हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया 0.15, 150 ml दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड करा, माइनस अनयूज्ड एसिड के इक्विवेलेंस। अब एसिड के अनयूज्ड जो है उसके डायरेक्टली नहीं दिए, अब ये बोला है कि अनयूज्ड एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाला गया है। तो जितना इक्विवेलेंस NaOH का है उतना ही इसका है। तो NaOH के कितने दिए हुए हैं हमारे पास, नॉर्मेलिटी उसकी दी हुई है, वॉल्यूम उसका दिया हुआ है, तो इतना हो गया। फिर से आप सुने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अनयूज्ड एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए बेस दिया हुआ है। तो जितना इक्विवेलेंस बेस का है उतना ही इक्विवेलेंस किसका हुआ, अनयूज्ड एसिड का हुआ। तो जहाँ हमें अनयूज्ड एसिड है वहाँ पे हम बेस के इक्विवेलेंस लिख देंगे, क्योंकि अनयूज्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही तो बेस डाला गया है। अब यहाँ पर ये 0.15 हो गया, ये -0.05 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.10 इक्विवेलेंस। इतना इक्विवेलेंस HCl का क्या करा है, रिएक्ट करा है। और अगर ये रिएक्ट करा है इसका मतलब इतना ही इक्विवेलेंस हमारे पास किसका आ गया, मेटल कार्बोनेट का। तो मेटल कार्बोनेट का भी M2CO3 कितना हो गया हमारे पास, 0.10। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। मेटल कार्बोनेट के जब इक्विवेलेंस आ गए उसका मास बाय इक्विवेलेंट मास, हमने रूट तो पहले से ही सोच लिया था। तो इक्विवेलेंस मेटल कार्बोनेट के कितने आ गए हमारे पास, 0.1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.1। दिस इज इक्वल टू द गिवन मास 5.3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस का मास ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट मास मेटल कार्बोनेट का कितना है, 30 है। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो हमारे पास 0.1 इक्विवेलेंट मास प्लस 3 इक्वल टू 5.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, दिस इज इक्वल टू 2.3 अपॉन 0.1, सो दैट इज 23 ग्राम पर इक्विवेलेंस, दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मेटल कार्बोनेट के आ गए तो जितने मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंस हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कर दिया हमने। गिवन मास 5.3 दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट। ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करी, जो कि हमने प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन में पढ़ी है कि किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का जब हम दिया होता है इक्विवेलेंट मास तो वो एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है, उसमें जो भी हैं, जैसे मेटल है, कार्बोनेट है, इनके सम के बराबर। पर मोलर मास आप जब लिखते हो तो 2 × M + C + 16 × S है, पर इक्विवेलेंट मास आप इस तरह से लिख सकते हो, आप उसमें मोलर रेशो से मल्टीप्लाई नहीं होता है।
+30 से आ गया ये चीज़। और इसका 30 कैसे आया, इसका मोलर मास 60 था, डिवाइड बाय 2 इसके ऊपर जितना चार्ज है, तो दैट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मेटल कार्बोनेट के आ गए हमारे पास, तो जिससे हमने इक्वल मास m का निकाल लिया, जो कि कितना आ गया हमारे पास 23 ग्राम पर इक्विवेलेंस। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन से हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझ सकते हैं। थ्योरेटिकली तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट इतना ही है, दैट इज जितने इक्विवेलेंस एक के रिएक्ट होंगे उतने दूसरे के रिएक्ट होंगे, उतने तीसरे के बनेंगे, चौथे के बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर अपनी अच्छा होल्ड बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करें। अब देखिए, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फिर से, मैं आई एम ट्राइंग कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको इस कंसेप्ट पे मिल जाएं। देखिए, पेज नंबर 11 पे टाइप 6 है, सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 है। टाइप 6 पे पेज 11 क्वेश्चन नंबर 4, a solution contain 4 gram of Na2CO3 and NaCl in 250 ml दिया हुआ है। 25 ml of this solution required 50 ml of n/10 HCl for complete neutralization. Calculate percentage composition of mixture. A solution contain 4 gram of Na2CO3 and NaCl in 250 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 250 दिया गया है, 4 ग्राम है। 25 ml सॉल्यूशन रिक्वायर 50 ml ऑफ n/10 HCl है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है 25 ml के लिए, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर हमें फाइंड आउट करना है। इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें। अब हम इस प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, टाइप 6 पे हैं। टाइप 6 पेज 11 प्रॉब्लम नंबर 4। ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को। हमारे पास फिर से एक हम रिएक्शन नहीं, एक आइडिया लिख लेंगे, जिसे हम फ्लो डायग्राम की फॉर्म में कह सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार क्वेश्चन को ना लिखना पड़े, एक ही बार हम पूरी स्टेटमेंट को लिख लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। तो Na2CO3 एंड NaCl का मिक्सचर है, 4 ग्राम है इन दोनों को मिला के, और जब हमने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है दैट इज़ 250 ml, इसमें से 25 ml सॉल्यूशन को निकाला गया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें HCl लगा, और HCl कितना लगा 50 ml n/10। हमारा एम है इन दोनों की परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना, ये हमारा एम है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना। अब आप देखें इस चीज़ को कि कैसे करना है। देखिए, अब आप सबसे पहले यहाँ से तो हमें समझ आती है बात कि ये जो इक्विवेलेंस एसिड के हैं, जिसने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करी है, पर कितने सॉल्यूशन के लिए करी है 25 ml के लिए करी है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारा एम क्या है। तो एम को परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कि 4 ग्राम में अगर ये x ग्राम है तो ये हमने मान लिया 4 - x ग्राम है। अगर 4 ग्राम का मिक्सचर लेते हैं तो हमने उसमें मान लिया कि जो मास है सोडियम कार्बोनेट का वो x ग्राम है, तो इसका मतलब जो बाकी है वो कौन हो गया NaCl, 4 - x ग्राम। ये हमने लिख लिया। आप रिएक्शन ये वहीं पे आप लिख सकते हो।
ब्रीफ में। मैं फिर से बता रही हूँ, ये रफ आइडिया है, ये रिएक्शन नहीं है, ये रफ आइडिया कि ये एक सॉल्यूशन था, उसमें से 25 ml लिए गए, 25 ml उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl लगा। ठीक है ये चीज़। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली बताना है परसेंटेज बाय मास। मीन कि ये x ग्राम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन 4 ग्राम, तो 100 में कितना होगा। देखिए आप इसे यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हैं कि 4 ग्राम अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो उसके अंदर x ग्राम जो है वो Na2CO3 है। तो अगर आप 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर लेंगे तो उसके अंदर Na2CO3 कितना हुआ, x/4 इंटू 100, इतने ग्राम हुआ। 100 ग्राम के अंदर जितने ग्राम है वही तो उसकी परसेंटेज है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, x/4 इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज बाय मास। ये किसकी परसेंटेज बाय मास आएगी, परसेंटेज बाय मास ऑफ किसका आ जाएगा, Na2CO3 की। अगर एक की परसेंट 20% आ गई तो बट ऑब्वियस है दूसरे की तो 80 आ जाएगी। ये हमें समझ आ जाएगी बात, ये चीज़। ठीक है ये चीज़। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का पहले बात कि 25 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एसिड लगा है। अब अगली बात ये आपको सोचना है कि ये 25 ml जब न्यूट्रलाइजेशन हुई तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, पर यहाँ पे सॉल्ट भी है। तो जो भी एसिड कंज्यूम हुआ उस मिक्सचर में ज़रूरी नहीं है कि एसिड सबसे ही रिएक्ट करे। एसिड बेसिकली इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा। जो भी इक्विवेलेंस एसिड के यूज़ हुए वो बेसिकली किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हुए, Na2CO3। तो सबसे पहले हम फॉर 25 ml सॉल्यूशन की बात करेंगे। 25 ml सॉल्यूशन जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस Na2CO3 के प्रेजेंट होंगे वही बेसिकली HCl से क्या करेंगे, रिएक्ट होंगे। NaCl अगर उस सॉल्यूशन में है भी या कोई और इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो रिएक्ट, अगर हमें लिखा हुआ है कि वो नॉन रिएक्टिव है वो तो रिएक्ट नहीं होंगी। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी हुई है, इक्विवेलेंस निकालने हैं और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो इक्विवेलेंस आ जाएगा। नॉर्मेलिटी हमारे पास 1/10 है, वॉल्यूम हमारे पास 50 ml है, तो 50 × 10⁻³ तो ये आ गया 5 × 10⁻³ इक्विवेलेंस आ गए। तो 25 ml सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस भी Na2CO3 का इतना ही होगा। अब अगर हम बात करें फॉर 250 ml सॉल्यूशन, पर टोटल सॉल्यूशन तो 250 था, उसमें कितना Na2CO3 होगा। तो 250 ml में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस Na2CO3 के कितने होंगे। अगर 25 में इतने हैं तो 250 के लिए कितना लगेगा हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले करा था, दैट इज इंटू 250 डिवाइडेड बाय 25 कि 25 ml अगर सॉल्यूशन लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बेस लगेगा, तो 250 के लिए कितना लगेगा उसका 10 टाइम। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ इंटू 10, so that come out to be 5 × 10⁻² इक्विवेलेंस। ये हमारे पास इक्विवेलेंस आ गए Na2CO3 के। अब हमने निकाले मोल ऑफ Na2CO3 कितने थे, तो मोल हमने निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमारे पास अगर ये हम बाद में स्टेप अप्लाई करेंगे, पर पहले इक्विवेलेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर। देखिए आप, और मोल कितने हैं इसके 5 × 10⁻³ n फैक्टर इसका कितना है 2 है। देखिए अब आप इक्विवेलेंस ये इक्विवेलेंस इसके कितने गिवन है, दैट इज 5 × 10⁻²। सॉरी ये चीज़ ध्यान से दें, इक्विवेलेंस 5 × 10⁻² है और मोल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और n फैक्टर इसका कितना है 2 है। तो मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे, इक्विवेलेंस का हाफ, तो दैट इज 2.5 × 10⁻² आ जाएंगे मोल।
और मोल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास। और मास अब यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास इसका 106 है, 2.5 इंटू 10⁻²। और गिवन मास को हमने इसका कितना लिया है, x ग्राम। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप यहाँ डाल दें तो परसेंटेज आ जाएगी। ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए, आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। जितने इक्विवेलेंस Na2CO3 के हैं उतने ही इक्विवेलेंस HCl का है। 25 ml में 250 ml में उसका 10 टाइम हो जाएगा। इक्विवेलेंस से मोल्स और मोल से मास आ गया।